पर्यटक सीजन में रानीखेत नगर क्षेत्र में यातायात दबाव और जाम की समस्या से निपटने के लिए पहली बार रोडवेज बसों के लिए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। यह नई व्यवस्था पर्यटकों और स्थानीय लोगों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से रोडवेज बसों के लिए वन वे व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही थी। यह मुद्दा जनता दरबार में भी उठाया गया था, जिसके बाद संबंधित विभागों के समन्वय से इस व्यवस्था को अमल में लाया गया। रानीखेत पुलिस और रोडवेज विभाग मिलकर बसों का संचालन अब निर्धारित वन वे रूट से करा रहे हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और जाम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद नगर क्षेत्र में यातायात दबाव में कमी और जाम की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। इससे स्थानीय नागरिकों, पर्यटकों और वाहन चालकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। रानीखेत जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर यातायात प्रबंधन की यह व्यवस्था पर्यटक सीजन को सुगम बनाने में सहायक साबित होगी। प्रशासन का प्रयास है कि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। यह व्यवस्था शुरुआती दौर में है और इसके प्रभाव को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। यदि जरूरी हुआ तो आगे और सुधार किए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे रानीखेत में यातायात संबंधी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। चंपावत में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने जिला सभागार में समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम के अनुसार 29 मई से 7 जून तक तैयारी, प्रशिक्षण और प्रिंटिंग का कार्य पूरा किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ, बूथ लेवल अधिकारी के साथ साथ बीएलए, बूथ लेवल एजेंट को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। निर्वाचन कर्मी प्रत्येक परिवार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्र में कम से कम 3 बार भ्रमण करेंगे। इसी अवधि में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और युक्तिकरण का कार्य भी संपन्न किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 14 जुलाई को होगा। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक नए नाम जोड़ने, संशोधन करने और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जाएंगे। सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 11 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर को होगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बैठक में कहा कि निष्पक्ष और मजबूत लोकतंत्र के लिए त्रुटिरहित मतदाता सूची का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। जनपद में अब तक कुल 93.55% मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 96.8% मैपिंग दर्ज की गई है। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स बीएलए की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जनपद के कुल 611 मतदेय स्थलों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी 611 स्थलों पर बीएलए नियुक्त किए गए हैं, जबकि कांग्रेस द्वारा 357 एवं बहुजन समाज पार्टी द्वारा 02 बीएलए नियुक्त किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं बीएलए के माध्यम से आम जनता को इस अभियान के प्रति जागरूक करें। इससे पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ संपन्न हो सकेगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, संबंधित निर्वाचन अधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह अभियान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत बनाने और मतदाता सूची को शुद्ध एवं विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चंपावत में राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण के विरोध और आबादी क्षेत्र से बाहर बाईपास निर्माण की मांग को लेकर सैकड़ों प्रभावित परिवारों ने तहसील पहुंचकर सामूहिक एवं व्यक्तिगत आपत्तियां दर्ज कराईं।
टनकपुर बनबसा बाईपास बनाओ संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने उपजिलाधिकारी से भेंट कर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति, प्रभावित परिवारों की समस्याओं तथा प्रस्तावित चौड़ीकरण से होने वाले व्यापक जनहानि एवं आर्थिक नुकसान से अवगत कराया। समिति ने कहा कि वर्तमान प्रस्ताव से बड़ी संख्या में आवासीय भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान, विद्यालय एवं अन्य जन सुविधाएं प्रभावित होंगी, जिससे हजारों लोगों के सामने आजीविका और विस्थापन का संकट खड़ा हो जाएगा। समिति ने मांग की कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में चौड़ीकरण करने के बजाय नगर एवं आबादी क्षेत्र से बाहर उपयुक्त स्थान पर बाईपास का निर्माण किया जाए, जिससे यातायात सुगम होने के साथ साथ स्थानीय जनता के हितों की भी रक्षा हो सके। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सभासदों एवं ग्राम प्रधानों ने भी प्रभावितों की मांगों का समर्थन करते हुए इसे जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया तथा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। संघर्ष समिति ने सभी प्रभावित जनों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों का सहयोग एवं समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया तथा कहा कि जनहित में यह संघर्ष आगे भी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। यह विरोध प्रदर्शन चंपावत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण को लेकर बढ़ती जनाक्रोश को दर्शाता है, जहां स्थानीय लोग अपने घरबार और आजीविका की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। प्रशासन अब इस मामले पर आगे की कार्यवाही करेगा। नगर पालिका चंपावत द्वारा गोरल चौड़ मैदान में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रमों के बाद फैली अव्यवस्था को दूर करने और मैदान को व्यवस्थित बनाने के लिए पिछले 4 दिनों से यह कार्य लगातार जारी है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने गोरल चौड़ मैदान पहुंचकर सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों से अभियान की प्रगति की जानकारी ली और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। कार्यक्रमों के समापन के बाद मैदान से झूले और अन्य अस्थायी ढांचे हटा दिए गए हैं। पालिका की टीम अब मैदान को पहले की तरह साफ और व्यवस्थित बनाने में जुटी है, ताकि बच्चे और युवा जल्द ही खेलकूद गतिविधियां शुरू कर सकें। अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने बताया कि गोरल चौड़ शहर का प्रमुख खेल और सार्वजनिक आयोजन स्थल है। इसे जल्द से जल्द बेहतर स्थिति में लाना नगर पालिका की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा लगातार सफाई और रखरखाव कार्य किया जा रहा है। यह अभियान चंपावत नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि मैदान जल्द ही बच्चों और युवाओं के खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। नगर पालिका की टीम ने आश्वासन दिया है कि स्वच्छता अभियान को और तेज किया जाएगा ताकि मैदान पूरी तरह व्यवस्थित हो सके। चंपावत जिले के दूरस्थ गांव खटोली में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनता की चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सीधे डीएम के समक्ष रखीं। खटोली गांव पहुंचकर डीएम मनीष कुमार ने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। डीएम ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया और शेष समस्याओं को संबंधित विभागों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने डीएम का स्वागत किया और उनकी इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि डीएम का गांव में आकर समस्याओं का समाधान करना उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। डीएम मनीष कुमार ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। यह चौपाल कार्यक्रम जिले में जन समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है। ग्रामीणों ने डीएम के इस प्रयास को सराहा और भविष्य में भी ऐसी चौपालों के आयोजन की मांग की। देहरादून में चक्राता रोड पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को चाकू दिखाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी अशोकनगर निवासी आशीष राणा शुक्रवार शाम चक्राता रोड पर वाहन लेकर जा रहा था। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसे रोका। आशीष राणा ने पुलिसकर्मी से बहस की और गुस्से में आकर चाकू निकालकर धमकी दी।
ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने तुरंत सूचना नियंत्रण कक्ष को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आशीष राणा को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू भी बरामद किया। पूछताछ में आशीष राणा ने बताया कि वह चक्राता रोड पर किसी काम से जा रहा था। पुलिसकर्मी द्वारा रोके जाने पर उसका गुस्सा भड़क गया और उसने चाकू दिखा दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेलेवेंट धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस घटना से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। स्थानीय स्तर पर इस घटना की चर्चा है और लोग ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। देहरादून एसटीएफ ने गोवा से फरार चल रहे सेक्सटॉर्शन गिरोह के मास्टरमाइंड को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के सदस्य खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर अमीर कारोबारियों को निशाना बनाते थे। वह उन्हें फंसाकर अश्लील वीडियो बनाते और फिर खुद को दिल्ली नारकोटिक्स ब्यूरो का अधिकारी बताकर मारपीट कर करोड़ों रुपए ऐंठ लेते थे। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि नॉर्थ गोवा के मापुसा पुलिस स्टेशन में दर्ज इसी तरह के मामले में फरार आरोपी सलमान खान को महबूब कॉलोनी माजरा से गिरफ्तार किया गया। सलमान इस रैकेट का मुख्य सरगना था। जांच में सामने आया कि गिरोह ने योजना बनाकर दिल्ली की निवेदिता शर्मा के माध्यम से मुंबई के एक कारोबारी को फंसाया। आरोपियों ने नॉर्थ गोवा में विला किराए पर लेकर उसमें वीडियो कैमरे लगाए। फिर योजना के तहत कारोबारी को मिलने के लिए बुलाया। देर रात गिरोह के सदस्य विला में घुस गए और खुद को नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम बताकर कारोबारी को बंधक बना लिया। मारपीट कर उनसे करोड़ों रुपए वसूले। कारोबारी की शिकायत पर गोवा पुलिस ने निवेदिता शर्मा, भुवन अरोड़ा, हरिद्वार समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन मुख्य सरगना सलमान खान घटना के बाद फरार हो गया था। गोवा पुलिस की सूचना पर एसटीएफ ने देहरादून में छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में सलमान ने बताया कि वह अगस्त 2023 में कालका दिल्ली निवासी निवेदिता शर्मा के घर गया था, जहां उसे मोहम्मद आयान, मोहम्मद वसीद, फैजान, यासर, राज चौधरी और भुवन अरोड़ा से मुलाकात हुई। इन सभी ने मिलकर सेक्सटॉर्शन गिरोह बनाया। गिरोह की कार्यशैली काफी संगठित थी। वे खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर कारोबारियों को फंसाते थे, उनके साथ अश्लील वीडियो बनाते और फिर फर्जी पहचान पत्र दिखाकर नारकोटिक्स ब्यूरो अधिकारी होने का दावा करते हुए उनसे मोटी रकम ऐंठते थे। गोवा पुलिस ने पहले भी सलमान खान के घर पर दबिश दी थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। अब उसे गोवा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। एसटीएफ की इस कार्रवाई से सेक्सटॉर्शन गिरोहों पर एक बड़ा झटका लगा है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। यह मामला एक बार फिर ऑनलाइन और फिजिकल माध्यम से होने वाली सेक्सटॉर्शन ठगियों के बढ़ते खतरे को उजागर करता है। सांसद अनिल बलूनी ने रामनगर में रेलवे अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में रामनगर स्टेशन के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी पर विस्तृत चर्चा हुई। सांसद बलूनी ने रेलवे अधिकारियों को रामनगर स्टेशन की मौजूदा स्थिति और पर्यटन की दृष्टि से इसके विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है और यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए स्टेशन की सुविधाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत है। बैठक में रेलवे अधिकारियों ने सांसद को आश्वासन दिया कि रामनगर स्टेशन के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि, प्लेटफॉर्म विस्तार और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विचार किया गया। सांसद अनिल बलूनी ने क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को रेखांकित करते हुए कहा कि रामनगर न सिर्फ जिम कॉर्बेट का द्वार है, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। बेहतर रेल सुविधाएं पर्यटन को और बढ़ावा देंगी तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और रेलवे अधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए। सांसद ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए रेलवे अधिकारियों से इन पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा।
यह बैठक रामनगर और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन और यातायात सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। सांसद अनिल बलूनी का यह प्रयास क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे अधिकारियों ने सांसद को आश्वासन दिया कि प्रस्तावित विकास कार्यों को शीघ्र ही अमल में लाया जाएगा। नैनीताल में रविवार को पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने से शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही। 4,000 से अधिक पर्यटक वाहनों के पहुंचने से शहर के कई हिस्सों में लंबा जाम लग गया। यातायात नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि राहगीरों और स्थानीय लोगों को भी दिनभर परेशानी झेलनी पड़ी। शनिवार रात करीब 10:30 बजे तक पर्यटक वाहन शहर में पहुंचते रहे। रविवार सुबह हल्द्वानी मार्ग, भवाली मार्ग और कालाढूंगी मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। शहर की सभी पार्किंग पर्यटक वाहनों से भरने के बाद पुलिस ने हल्द्वानी मार्ग से आने वाले वाहनों को रूसी बाईपास और कालाढूंगी मार्ग से आने वाले वाहनों को 12 पत्थर पार्किंग में रोका। यहां से पर्यटकों को शटल सेवा के जरिए नैनीताल भेजा गया। दिन भर जाम की स्थिति बनी रहने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। पर्यटकों की भीड़ बढ़ने के साथ शहर की सभी प्रमुख पार्किंग पूरी तरह भर गईं। इसके बाद पुलिस को वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था लागू करनी पड़ी। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करने के लिए पूरे दिन कड़ी मशक्कत की। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटक सीजन में ऐसी भीड़ आम है, लेकिन इस बार वाहनों की संख्या काफी ज्यादा थी, जिससे व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया। नैनीताल में रविवार को पर्यटकों की इस भारी भीड़ ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह चरमरा दिया। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने पूरे दिन जाम खोलने और वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में लगे रहे। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने कहा कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या से अर्थव्यवस्था को फायदा तो होता है, लेकिन यातायात प्रबंधन को और बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में यातायात प्रबंधन को और मजबूत किया